बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असफ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। जब से साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद को जो है वो 14 साल कैद बामशक्कत की सज़ा मिली है, उनका कोर्ट मार्शल हुआ है, तो उस वक़्त से अब तक जो है उन्हीं का मौजू जो है, उन्हीं का नाम जो है वो मीडिया की जीनत बना हुआ है। टॉक शोज़ का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, और उनके साथ फिर वो जो कड़ियाँ हैं जोड़ी जा रही हैं वो कि वो किस तरह DGI बने। और ये भी कहा जा रहा है कि वो जो जनरल बाजवा के कितने करीब थे और जनरल बाजवा को कौन लाए थे और जनरल बाजवा ने उनकी सपोर्ट की थी या नहीं की थी। ये सारी कड़ियाँ चूँकि आजकल मिलाई जा रही हैं, और जो सीनियर सहाफ़ी है पाकिस्तान के, जो टॉप के एंकर पर्सन हैं हामिद मीर, उन्होंने इस हवाले से बड़े इंकशाफात किए हैं। उस पर मज़ीद आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे कि आने वाले वक्त में जो है अदलिया से जो है कौन कौन से लोग जो है ज़द में आ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, और इस वीडियो के हवाले से जो है वो कमेंट्स बॉक्स पे अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जनरल बाजवा आर्मी चीफ किस तरह बने। ये तो आप सबके इल्म में है कि सन 2016 में उस वक़्त के वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ ने जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा को जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर किया। आप कहेंगे कि जी जनरल फैज़ हमीद के मामले में सन 2016 और जनरल बाजवा का आर्मी चीफ बनना ये क्या मानी रखता है। मैं अपने गुज़िश्ता वीलाग में आपके साथ ये सारी चीज़ें जो है वो शेयर कर चुका हूँ कि उनके और जनरल फैज़ हमीद के जो उस वक़्त ब्रिगेडियर थे उनके ताल्लुकात किस तरह बने रावलपिंडी में और पनवाकल में, ये डिटेल तो मैंने आपके साथ शेयर की है। लेकिन हामिद मीर ने इस हवाले से जो है इंकशाफात किए हैं, तो उनका ये कहना है कि जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं उनके ससुर ने जो है इनके लिए ज़ोर लगाया, और जनरल बाजवा उस वक़्त कोर कमांडर रावलपिंडी थे, और वो बार बार ये यकीन दहानियाँ करा रहे थे कि जी मैं बड़ा जमहूरियत पसंद हूँ, सियासी मामलात में जो है वो मुदाखलत नहीं करता। तो मियाँ नवाज शरीफ ने तो उन्हें आर्मी चीफ बनाया, ये चीज़ तो कहानी तो यहाँ ख़त्म हो गई। अब ये जो टॉप सिटी वाला केस है, तो जो मुइज़ अहमद ख़ान के ख़िलाफ़ बना और फैज़ हमीद जो है GDC थे, तो उस वक़्त उनका नाम सामने आया, उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी हुई, और इंक्वायरी किसने की, इस हवाले से भी हामिद मीर साहब ने इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा कि उस वक़्त जो फील्ड मार्शल हैं मौजूदा जो CDF है वो मेजर जनरल थे, उन्होंने इंक्वायरी की, और ये चीज़ें जो है वो इंक्वायरी में साबित हुई। हालांकि ये शोशा छोड़ा गया कि जी चूँकि उनका ताल्लुक MQM से था कि जी ये अल्ताफ़ हुसैन का फ्रंटमैन है, ये वो सारी चीज़ें मतलब उस पर इल्ज़ाम तराशियाँ की गई थी। लेकिन चूँकि इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी में ये चीज़ें साबित नहीं हुई, और जो फैज़ हमीद है उनके गिर्द जो है वो गहरा तंग हुआ। लेकिन चूँकि इंक्वायरी पर कार्रवाई करनी थी आर्मी चीफ ने, तो आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा। हामिद मीर साहब का ये इस्तिदलाल है कि उन्होंने उस इंक्वायरी पर जो है वो कोई कार्रवाई न की। तो उनके कहने का मतलब ये है कि आप कहते हैं कि जी फैज़ हमीद के सारे मामलात में जो है वो जनरल बाजवा का कोई रोल नहीं था, तो उन्होंने कहा कि रोल था, क्योंकि कमर जावेद बाजवा ने अगर बहैसियत आर्मी चीफ उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो फिर अगला स्टेप ये हुआ कि वो लेफ्टिनेंट जनरल बने, और उससे फिर आगे ये हुआ कि उन्हें फिर DGI बनाया गया। तो उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को अगर सारी चीज़ों का पता था उस वक़्त तो ये सारा क्यों किया गया, और उनके कहने का मतलब ये है कि उन्हें इन सारे मामलात की जो है सरपरस्ती हासिल थी। दूसरा, उन्होंने जो मियाँ नवाज शरीफ हैं उस पर जो है इस हवाले से तनकीद की, क्रिटिसाइज़ किया। उनका ये इस्तिदलाल है कि इसमें कोई शक नहीं है, और ये सब समझते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ जो है ज़्यादती हुई, संगीन ज़्यादतियाँ हुई, उनके साथ जो कुछ हुआ। लेकिन उनका ये इस्तिदलाल है कि मियाँ नवाज शरीफ को भी ये सोचना चाहिए। जनाब परवेज़ मुशर्रफ को उन्होंने सीनियरिटी बेस पर जो है आर्मी चीफ उस वक़्त नहीं लगाया था। सीनियरिटी बेस पर मेरा ख्याल है कि उस वक़्त अली कुली ख़ान का नाम था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उन्हें नहीं लगाया था कि जी ये परवेज़ मुशर्रफ। और उस वक़्त तो मजीद निज़ामी मरहूम जो है जो नवाए वक्त के चीफ एडिटर थे, तो उन्होंने उनकी ये बात बड़ी मशहूर हो गई कि मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब का ये इस्तिदलाल था कि परवेज़ मुशर्रफ को लगाएं, हम मुंडेदा आगे पीछे कोई नहीं। तो मजीद निज़ामी साहब ने कहा कि इनके घर वाले, ख़ानदान वाले तो यहाँ इनके साथ खड़े ही नहीं हो गए, उसके साथ जो 8-10 लाख फ़ौज है यही इनके आगे पीछे दाएं बाएं हैं ना। लेकिन उस वक़्त ये फ़ैसला किया गया, और इस फैसले का नतीजा क्या निकला कि सन 1999 में 12 अक्टूबर को जो है
मुशर्रफ ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया और मियाँ नवाज शरीफ जो है उन्हें ओहदे से हटाया, उन्हें जेल में डाला और क्या क्या जो है वो उन्हें कैद व बंद की सहूलतें उनकी पार्टी को, उनकी फैमिली को बर्दाश्त करनी पड़ी। फिर जो है उन्हें मुल्क से जो है वो बाहर जाना पड़ा, सऊदी अरब में रहे और उन्होंने एक दफ़ा आने की कोशिश की, फिर उन्हें वापस जो है भिजवाया गया। तो ये उस मुशर्रफ दौर की ये जो है वो कहानी है। अब जनरल कमर जावेद बाजवा को जो है उनके ससुर जो मेजर जनरल एजाज अमजद थे, उनकी सिफारिश पर बार बार वो सिफारिश करते रहे, बार बार वो सिफारिश करते रहे। तो मियाँ साहब ने उन्हें जो है तीसरे नंबर से उठाकर जो है आर्मी चीफ बनाया और नतीजा फिर क्या निकला कि वो भी उसी साजिश और वो भी उसी लाइन पर जो है वो चल निकले। जो प्लान जो है वो पहले से तैयार था। अब मियाँ नवाज शरीफ के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये भी एक उसकी वजह तो है कि मियाँ नवाज शरीफ ने जिसे नवाजा था, तीसरे नंबर से उठा के जो है आर्मी चीफ बनाया था, तो सारे खेल में जो है निगरानी वही करता रहा। इस हवाले से आमिर मीर ने तफसीली जो है वो इंटरव्यू दिया है। अब इस बात पर भी चीज़ें जो है वो ख़त्म नहीं हुई। अब देखिए सन 2019 में जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दी गई और उस एक्सटेंशन में मियाँ नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और इमरान तीनों जो है वो एक पेज पर थे। और उस कहानी का दूसरा पहलू ये है कि उन्हें एक पेज पर लाने में कलीदी किरदार किसने अदा किया? जनरल फैज़ हमीद ने, क्योंकि उनका जो है लंबा प्लान था। उनका प्लान ये था कि अब अगर जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर होते हैं और नया आर्मी चीफ बनता है तो फिर जनरल फैज़ हमीद के लिए चूँकि आर्मी चीफ की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है, क्योंकि नवंबर सन 2022 में जब नया आर्मी चीफ लगना था तो फिर वो जो टॉप 5-6 जनरल हैं उसकी फहरिस्त में उन्होंने नहीं आना था। तो उन्होंने उसका जो बेहतरीन हल निकाला, उन्होंने दी जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन में फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सारे जो सीनियर जनरल थे चूँकि वो उसमें रिटायर्ड हो गए और जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो जो टॉप 5-6 हैं उसमें आ गए, उस फहरिस्त में आ गए। यानी मंजिल जो है उन्हें सामने नज़र आने लगी। और अब उनका जो प्रोग्राम था, इस हवाले से आमिर मीर ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने सिर्फ मुस्लिम लीग नून के साथ जो है वो गलत नहीं किया, या वो जो बहसीती DGI है वो अपनी मनमानियाँ जो है उनकी किसी एक तरफ नहीं थी। उनका अगला प्लान ये था कि मैं आर्मी चीफ बनूंगा, मैं आर्मी चीफ बनकर जो है पाकिस्तान में उनका प्रोग्राम सदारती निज़ाम लाने का था और फिर इमरान खान को भी लात मार कर जो है ख़ुद उन्होंने सदर पाकिस्तान बनना था। और ये चीज़ें जो है ये मीडिया पर उन्होंने कहा कि उस वक़्त ये चीज़ें सामने आती रही कि जी पाकिस्तान में सदारती निज़ाम लाया जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन इस दौरान चूँकि मामलात ख़राब हुए और चूँकि तकदीर के फ़ैसले तो अलग होते हैं, इंसान कुछ और सोचता है लेकिन करना होना वही होता है जो अल्लाह पाक की ज़ात करती है। और मामला ख़राब इस वजह से हुआ कि जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं उन्होंने जो है जनरल फैज़ हमीद को जो है वो DGI के मनसब से हटाया, कोर कमांडर पेशावर मुकर्रर किया। इमरान खान जो है उसमें रुकावट बन गए। इमरान खान ने कहा कि नहीं, आप इस तरह नहीं करेंगे, ये है वो है, अफगानिस्तान के मामलात हैं, ये वो रीजनल सिचुएशन है। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा ने चूँकि हुक्म किया था उस हुक्म की जो है वो तामील हुई। जब तामील हुई तो वो कोर कमांडर पेशावर फिर लग गए और उसके बाद नदीम अंजम जो है वो DGI बने। तो यहाँ से जो है फिर जो है मामलात ख़राब होना शुरू हुए और जो जनरल फैज़ हमीद का प्लान जो है, जो जनरल फैज़ हमीद का कोई ख्वाब था या उनका कोई इरादा था या उन्होंने कोई हिकमत अमली तय की थी, तो उसमें फिर जो है वो रुकावटें पेश आना शुरू हुई। और ये भी कहा जा रहा है कि बहसीती DGI उनकी वज़ीर-ए-आज़म से अगर राब्ता था, वज़ीर-ए-आज़म से अगर राब्ता था, मुलाकातें थी, वो तो जायज़ है। लेकिन बहसीत कोर कमांडर पेशावर भी उन पर यह इल्ज़ाम है कि वो वज़ीर-ए-आज़म उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ जो है वो राब्ते में थे। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि 9 मई के वाक़यात में भी चूँकि अब जो उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी होगी सियासी मामलात के हवाले से, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बयानिक चीज़ें जो हैं वो सामने आएगी। और इसकी ज़द में अब चूँकि जनरल फैज़ हमीद तो वैसे ही भी ज़द में आ चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप है जो है, बहुत सारे लोग जो है वो इसकी ज़द में आएंगे। ये तो चूँकि इसका जो मिलिट्री कोर्ट्स में इसका फ़ैसला आएगा तो ये चीज़ें वाज़ेह होंगी। तो इस सारी गुफ्तगू और मालूमात का मकसद ये था कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ ज़्यादतियाँ तो हुई, सब कह रहे हैं कि उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई
اور حمید صاحب نے تو کھلم کھلا یہ بات کی کہ اس وقت عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا. یعنی انہوں نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے کہ مجھ پر کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ جی آپ جو ہیں عمران خان کی سپورٹ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب میاں نواز شریف کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو میں میاں نواز شریف کے جو ہے وہ ساتھ کھڑا تھا. انہوں نے کہا کہ اب ملٹری کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کا دروازہ بند ہو جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جمہوریت کے استحکام کے لیے ایک کامیابی ہوگی. یہ ساری گفتگو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو حامد میر صاحب نے یہ ساری پوری جو ہے وہ تاریخ جو ہے سامنے رکھی ہے، ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ زیادتی تو ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میاں نواز شریف کو بھی کم از کم سوچنا چاہیے تھا کہ انہوں نے جب میرٹ کے خلاف جو ہے، حالانکہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں وہ نمبر 1 پر تھے اور ان کے ساتھ جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی لگائے گئے تھے جنرل ساحر شمشاد مرزا جو ریٹائر ہو چکے ہیں، ایک پہلے نمبر پر تھا، دوسرا جو ہے دوسری پوزیشن پر تھا. تو یہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے میرٹ پر لگے ہیں. لیکن ماضی میں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ میاں نواز شریف نے بطور وزیر اعظم کئی آرمی چیف جو ہے ان کی تقرری کا، انہیں سب سے زیادہ آرمی چیف مقرر کرنے کا اعزاز جو ہے میاں نواز شریف کو حاصل ہوا ہے. انہوں نے کسی کو ایکسٹینشن نہیں دی. یہ ٹھیک ہے، جب تک وزیر اعظم وہ تھے انہوں نے کسی کو ایکسٹینشن نہیں دی، لیکن یہ بھی سوچنے کی بات ہے، یہ بات تو ہے کہ انہوں نے میرٹ سے ہٹ کر، ان کے پاس اختیار تھا، یہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن انہوں نے پہلے نمبر والے کی بجائے تیسرے نمبر والے کا یا 5ویں نمبر والے کا انتخاب کیا. پھر جو ہے انہیں خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑا. بلکہ ذرا اگر پاکستان کی تاریخ میں، سیاسی تاریخ میں پیچھے چلے جائیں تو جنرل ضیاء الحق کہا جا رہا ہے کہ وہ نے 7ویں پوزیشن سے ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے، اس وقت وہ وزیر اعظم تھے، اٹھا کر جو ہے وہ آرمی چیف بنایا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ بعد میں ذوالفقار علی بھٹو جو ہے انہیں ہی پھنسایا گیا اور عدلیہ کے ذریعے جو ہے انہیں پھانسی دلوائی گئی. پھر 4 دہائیوں بعد جو ہے سپریم کورٹ کو یہ کہنا پڑا اس کیس میں کہ جی سپریم کورٹ نے یہ غلط کیا. حالانکہ جنہوں نے غلط کیا تو میرا خیال ہے وہ سب جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش ہو چکے ہیں، لیکن ان کے خلاف اگر اور کچھ نہیں ہو سکتا تو کم از کم سپریم کورٹ میں جو ان کی تصویریں لگی ہیں وہ تو ہٹائی جا سکتی ہیں. اس وقت تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.